नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटोर संतोष यादव। पहले तो माफ़ करिएगा, मैंने पिछली क्लास में मैं आपसे कहा था कि आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएंगी, पर मैं दे नहीं पाया। कुछ ऑफलाइन क्लास के लिए काम करना था और थोड़ा मेरी पर्सनल इशू थे, कुछ कारण थे जिनके क्लास नहीं दे पाया, जिनके कारण मैं क्लास नहीं दे पाया, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और चलिए अभी फिलहाल शुरू करते हैं। हाँ, आपको आज से चीज़ें मिल जाएंगी, कंटिन्यू मिल जाएंगी, किसी भी हालत में मिले आपको, सुबह दोपहर शाम। कोशिश होगी दोपहर तक आपके पास वीडियोस पहुंच जाया करें, ठीक है? तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखिएगा। शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समृद्धि और विकास में, ठीक है? लेकिन इसके पहले ये हम देख लेते हैं, पहले अपनी पहली क्लास में क्या जाना था हमने, क्या थी भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति भारत के आज़ादी के वक्त, क्या थी, कैसा था हमारा कृषि। कहने को तो 70% रोजगार था, लेकिन क्या वो सही था? कृषि की उत्पादकता हमारी कम थी, क्योंकि उस पर अतिरिक्त लोगों का बोझ पड़ा था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रद्द हो गई थी, ठीक है? तो कृषि हमारी नीचे थी, इंडस्ट्री हमारी टूट चुकी थी, कच्चा माल हमारा लगभग जा चुका था, विभाजन हुआ और चला गया, राजनीतिक अस्थिरता तो बनी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लोगों में काफ़ी डर भी था, काफ़ी कुछ था उस वक्त। तो आज़ाद हुए हम, फिर हमारे यहाँ के लोगों के हाथ में आई भारत की बागडोर। और जब भी हम अर्थव्यवस्था की फिलहाल पिछले जब बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम क्यों चलाते हैं, मतलब क्यों बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि एंड विकास। क्यों कमाते हैं हम, क्यों कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं ना, ताकि हमारे पैसे बढ़े, मतलब हमारी चीज़ें बढ़े और हम अपनी ज़िंदगी आरामदायक तरीके से गुजार सकें। ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसलिए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक इस छोटे से जानकार, मतलब बहुत छोटा जानकार हूँ अर्थव्यवस्था का, तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हम अर्थव्यवस्था की शायद इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, समृद्धि करनी है, विकास करना है। लेकिन समृद्धि और विकास क्या है, समृद्धि क्या है, विकास, दो वर्ड है। अब क्या है समृद्धि और क्या है विकास, क्या है समृद्धि और क्या है विकास? तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में बात करनी है। तो क्या है समृद्धि? पहले बात करते हैं हम समृद्धि के बारे में, ठीक है? पहले बात करते हैं हम समृद्धि के बारे में। समृद्धि के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये दर्शाती है, ये प्रदर्शित करती है किसको, साइज को, ये प्रदर्शित करती है साइज को एंड नंबर्स को। दैट मीन्स ये कैलकुलेटिव होती है, कैलकुलेटिव होती है, ठीक है? इस साइज को प्रदर्शित करती है, नंबर को प्रदर्शित करती है, मतलब ये मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक। समृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का ये मतलब है जिसे हम कैलकुलेट कर सकें, जिसे हम कैलकुलेट कर सकें। मतलब आज मान लो आप 10वीं कक्षा में हो, आपने 12वीं कर ली, आपने 12वीं कर ली, आप एक क्लास ऊपर चले, 2 क्लास ऊपर चले गए, आपने कैलकुलेट कर लिया। अभी आप 10 में थे, अब आपने 12th कर ली। आपके घर में 10 चेयर है, आपने 20 चेयर खरीद ली। 10 लोग थे, 10 चेयर थी, 2 बड़े, 20 चेयर हो गई। कैलकुलेट किया आपने। आपके घर में इनकम इतनी है, देश की राष्ट्रीय आय इतनी है, जीडीपी इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, साक्षरता दर इतनी है, कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो क्या है? समृद्धि है। जहां भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या है? समृद्धि है। समृद्धि कैलकुलेटिव होती है। आज 10 बिल्डिंग्स हैं, इतनी बिल्डिंग्स हो गई, इतना इंफ्रा तैयार हो गया, क्या है ये? कैलकुलेटिव है। आपकी इतनी इनकम है, कैलकुलेटिव है। विकास क्या है? जब हम विकास की बात करेंगे, अगर ये समृद्धि है, विकास क्या है? क्या डिफरेंस होता है समृद्धि और विकास में?
तो विकास के बारे में जाने। विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव। गुणात्मक होता है जिसके अंदर क्या होता हो, गुण, क्वालिटी। क्वालिटी की बात हो रही है, जिसके अंदर गुण होता हो। आप ये देखो कि आप अभी 10th में थे, ठीक है, आपने 12th कर लिया, समृद्धि तो आपने हासिल कर ली, लेकिन 12th करने से क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके जीवन की गुणवत्ता वो अच्छी होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया, क्या हुआ ऐसा? उसमें गुण देखा जाता है। क्या देखा जाता है? गुण देखा जाता है, जिसे आप नाप नहीं सकते, जिसे आप नाप नहीं सकते। आपको मुझ पे कितना ट्रस्ट है, मुझे आप पर कितना ट्रस्ट है, कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं? नहीं होता सकता कैलकुलेट। जिंदगी कितनी आरामदायक है आपकी, कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप इसको? मुझे लगता शायद। तो क्या है? ये है विकास। समृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है, जिसमें गुण होता है, जिसमें क्वालिटी होती है। ठीक है, एक बार इससे थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं कि क्या डिफरेंस समृद्धि में और विकास में। मान लो एक वर्ष है 2018, 1 लीटर ऑयल मिल रहा है 100 रुपए का, ठीक है। आटा 1 किलो मिल रहा है 50 रुपए का, और 1 केजी चावल जो है वो भी मिल रहा है कितने का? 50 रुपए का। मतलब इतने की ही उत्पादन, इतने का ही उत्पादन होता है देश में। मतलब कितना होगा जीडीपी आपकी? 200 हुआ ना। चलो मान लो 5 लोगों ने वर्क किया हो, या 5 लोगों की पॉपुलेशन है, 5 लोगों की पॉपुलेशन है, 5 लोगों ने वर्क किया है, उत्पादन कितना होगा? 200 का डिवाइड करो, कितना निकल के आएगा? लगभग 40 रुपए पर कैपिटल। 40 रुपए पर कैपिटल इनकम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 40 रुपए, ठीक है। जीडीपी कितने की थी? 200 की, ठीक है, एज जीडीपी आप मानो। अब एक वक्त आता है 2020 का, यहां पे 1 लीटर ऑयल सॉरी 1 लीटर ऑयल हो जाता है 150 का, ठीक है। 1 केजी आटा आपका जो है वो हो जाता है 70 का। 1 केजी आपका चावल है वो हो जाता है 80 का। कितना हो गया? लगभग 300 की जीडीपी हो गई। मान लो इतना ही हो रहा है, 300 की जीडीपी हो गई, कोई इशू नहीं है यार, बढ़िया है। लेकिन इतने में क्या पॉपुलेशन बढ़ी होगी? पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई होगी क्या? बिल्कुल हुई होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई होगी, काम करने वाले ज्यादा लगे होंगे, हो सकता है, ठीक है। मान लो 10 लोगों ने किया, डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 30 रुपए। मतलब यहां पर प्रति व्यक्ति आया कितना? 30 रुपए। प्रति व्यक्ति आया है कितनी? 30 रुपए। एक बात बताइए, क्या यहां से यहां में ग्रोथ हुई है? बिल्कुल हुई है। कितने की? 50% की ग्रोथ हुई है। यहाँ पे 50% की ग्रोथ हुई है। 200 था, 300 जीडीपी हो गया, 50% की ग्रोथ हुई है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। अगर लोगों की प्रति व्यक्ति आय, मतलब आपकी इनकम कम हो जाए तो आप अपने जीवन का स्तर ऊपर कैसे करोगे? जीवन का स्तर ऊपर आप कैसे कर सकते हो? आपकी आय अच्छी हो जाए। मान लो आज आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, अप्रॉक्स घर में 20,000 आ रहा है, कोई बात नहीं, भगवान करे कभी आपकी मेहनत पे है, आप कभी 1 लाख रुपए महीने कमाओ, तो आज जो आपके जीवन का स्तर है, क्या तब भी वही होगा? 1-2 साल में भी आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगो, तो क्या आज जो आपके जीवन का स्तर है ये उस समय भी वही होगा? उसी 1 लाख में, उसी 20,000 की तरह? नहीं।
जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप पैसे खर्च करोगे किसमें? डिमांड में। डिमांड में देखो एक सर्कल होता है, इन्वेस्टमेंट मान लो। इन्वेस्टमेंट जब होता है तो यहाँ पे क्या आता है? प्रोडक्शन होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट है, लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम होगी, और इनकम में क्या होती है? सेविंग। और सेविंग से फिर से अपना इन्वेस्टमेंट का ये सर्कल शुरू होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट, फिर से प्रोडक्शन, फिर से एम्प्लॉयमेंट, ये चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो एक चीज तो है कि हाँ सेव करेंगे, एक चीज तो सेव करेंगे, लेकिन दूसरी चीज क्या होगी? वो डिमांड पैदा करेंगे। वो डिमांड पैदा करेंगे, वो मांग बढ़ाएंगे। मांग किसकी बढ़ाएंगे? सेवाओं की। मतलब प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, आपूर्ति हमें बढ़ानी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, मांग आपूर्ति का जो संबंध है वो मैं बताऊंगा, आगे चल के बात करेंगे उस पर। लेकिन अभी को मतलब क्या है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड करते हैं। डिमांड किस चीज की? सुख सुविधाओं की। मतलब अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, जीवन स्तर को अपने ऊपर उठाना चाहते हैं। क्लियर सी बात है, उनका डिमांड बढ़ रहा है किसके लिए? अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, विकास करने के लिए, अपने लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए, मतलब विकास करने के लिए। इनकम बढ़ गई है, 10,000 कमा रहे थे, 10,000 कमा रहे थे, अब 1 लाख कमा रहे हैं, इनकम बढ़ गई है। लेकिन जब 1 लाख कमाएंगे तो अब यहाँ 5,000 खर्चा कर रहे थे, अब यहाँ 50,000 खर्चा करेंगे, 50,000 खर्चा करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ेगी ना। 50,000 खर्चा करेंगे तो क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, जिसमें गुण देखा जाता है, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, समृद्धि मात्रात्मक होती है, कैलकुलेटिव होती है, और विकास गुणात्मक होता है। एक ये चीज होगी। तो एक चीज, एक परिभाषा छोड़ी थी बोल रहा हूँ, वो आप लिख लो। देखो, समृद्धि शब्द का प्रयोग, समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक प्रगति के, समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक प्रगति के मात्रात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति के मात्रात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। समृद्धि हो गई मात्रात्मक। इसके आगे कह रहा हूं, इसका अर्थ है कि सकल या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी या एनएनपी के संबंध में विचार करना, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में विचार करना, और यह देखते हैं इससे, और उससे यह देखा जाता है कि एक के बाद दूसरे वर्ष में कितनी दर से यह बढ़ती है। मतलब हमारी जीडीपी कितने दर से बढ़ती है, हमारा एनएनपी कितना बढ़ता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। इसमें आप लिख लो, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का अंतरण निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। तो एक बात आप समझ गए, समृद्धि मात्रात्मक होती है जो साइज नंबर को दर्शाती है, और डेवलपमेंट विकास गुणात्मक होता है जो गुण को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इस पे बहुत सारी बात है, इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ा वाद है इस पे, ठीक है, जिसका नाम है भगवती व सेन विवाद। कहीं लिख लें, सेन व भगवती। इनका पूरा नाम है जगदीश भगवती, और हमारे अमर सेन जी, ठीक है। इन्हें आप बोले कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहां आप लिख लें शोषण
कैपिटल। और बोले में लिखने यहाँ नीचे इंफ्रा और इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ कर दें इन्वेस्ट, ठीक है। और यहां से एक गोला बनाए नीचे की तरफ, ठीक है, यहां से निकाले ऊपर, ठीक है। ये डिबेट ये है कि कैसे हम कर सकते हैं समृद्धि, विकास की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हो सकती है समृद्धि, कैसे हो सकता है विकास, कैसे हो सकती है समृद्धि और कैसे हो सकता है विकास, ये डिबेट है इनका। हमारे सेन जी का ये कहना है, हमारे सेन जी का ये कहना है कि सोशल कैपिटल मतलब समाज, हमारे समाज के जो मूल भाव है, हमारे समाज के जो मूल्य हैं, ठीक है, हमारे समाज के लोगों की स्किल्स, गुणवत्ता, मूल्य, लोगों का आपस में प्रेम भाव, उसको आप बनाए रखो और उन्हें स्किल दे दो। लोगों में प्रेम भाव बनाए रखो, वो एक दूसरे के प्रति अच्छे से व्यवहार करें और सबसे बड़ी बात वो स्किलफुल हो, उन्हें आप स्किलफुल बनाओ। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो स्किल, ठीक है, स्किल। इनको आप स्किल दो, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, इंफ्रा ले आएंगे और क्या हो जाएगा इनका, इनकी समृद्धि हो जाएगी, इनका विकास हो जाएगा। ये कहना किसका है, हमारे सेन जी का। हमारे भगवती जी कहते हैं कि एक काम करो यार, लोगों को इंफ्रा दो, लोगों के पास पैसा आएगा, वो काम करेंगे, पैसा आएगा, अपने आप समाज में भाव बढ़ जाएगा, अपने आप समाज में भाव बढ़ जाएगा। इस पे 2019 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, 2018 में क्वेश्चन क्या कहते हैं, मनमोहन जी ने एक आर्टिकल लिखा था आई थिंक दिसंबर के आसपास, और 19 में इस पे क्वेश्चन आया था कि समृद्धि या किसी देश का विकास कैसे आगे बढ़ता है, किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, किसी देश का विकास कैसे ज्यादा डिपेंड करता है। क्या था क्वेश्चन, क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन था, यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का, यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी विकास की समृद्धि की रणनीति का आशय, यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। एक क्वेश्चन आप लिख लो, इस पे आप ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, शायद मेंस का था, आप देख लेना, क्वेश्चन आया रहा होगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आते हैं दोबारा इस पे, सोशल और इंफ्रा क्या जरूरी है। हाँ, शायद मैं भूल गया था, हम बात कर रहे थे मनमोहन के आर्टिकल की, श्री मनमोहन जी के आर्टिकल की। तो मनमोहन जी ने कहा था कि देश में रोजगार का जो स्तर है, बेरोजगारी का स्तर है, वो पिछले 15 सालों में 45% बढ़ा है। देश में रोजगार का स्तर है, पिछले 15 सालों में 45% बढ़ा है। बेरोजगारी का स्तर, किसमें, बेरोजगारी का स्तर देश में पिछले 15 सालों में इस समय सबसे उच्चतम स्तर पे है, और पिछले 15 सालों की अपेक्षा देश की जीडीपी इस समय सबसे निम्नतम स्तर पे है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने इसका रीजन क्या दिया, उन्होंने रीजन दिया कि इसका मेन रीजन है कि समाज का आपस में मेल भाव टूट रहा है, लोग आपस में ठीक से, मतलब कह सकते हैं लोगों का आपस में मेल भाव नहीं है, ये उन्होंने रीजन दिया था कि लोगों का आपस में मेल भाव नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ मेल भाव की बात कर कौन रहा है, सेन साहब। उनका क्या कहना है कि सोशल कैपिटल इंपॉर्टेंट है, आप सोशल कैपिटल लोगों को दे दो, उनको स्किल दे दो, लोगों में मेल भाव आ जाए, तो क्या करेंगे वो, इंफ्रा अपने आप ले आएंगे। लोगों के पास स्किल होगी, यहाँ नहीं है तो कहीं बाहर जाके काम कर लेंगे, बाहर से पैसे कमा के लेके आएंगे, ये उनका कहना है। भगवती जी आपका कहना है आप इन्वेस्टमेंट करवा दो, आप इंफ्रा दे दो, सोशल कैपिटल अपने पास आ जाएगा, लोगों के पास पैसा होगा, वो आपस में खुद में यकीन करने लगेंगे, बाप बड़ा रहो भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन दोनों की कहीं ना कहीं सीमाएं हैं, दोनों की सीमाएं हैं। एक बात बताइए, आपने लोगों को स्किल दे दिया,
इस देश में इंफ्रा नहीं है, वो बाहर जा रहा है, कमा रहा है, कमा के पैसा भेज रहे हैं, अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी थी, लोग दूसरे देशों से भाग कर आ रहे हैं यहाँ पे, उनके पास स्किल हुई, इंफ्रा ही ना हुआ काम करने के लिए तो कैसे चलेंगी चीजें? चल पाएंगे? मुश्किल होगा। अगर आपके पास इंफ्रा बहुत है लेकिन लोगों के पास स्किल ना हुआ, लोगों के पास आपस में तालमेल ना रहता हो, समाज में बहुत सारे भेदभाव, कोई एक दूसरे के साथ बैठ के काम ना कर पाता हो, एक दूसरे को लोगों को एक दूसरे में यकीन ही ना हो, कैसे बनेंगी बातें? फिर नहीं हो पाएंगी, परेशानियां होंगी। इसीलिए किसी एक की तरफ नहीं, हमें इन दोनों को ध्यान में देना है। हमें इंफ्रा को भी ध्यान में रखना है, हमें सोशल कैपिटल को भी ध्यान में रखना है। किसी एक से चीजें नहीं हो पाएंगी, किसी एक के कारण भी चीजें नहीं हो पाएंगी। हमें ध्यान देना पड़ेगा सोशल कैपिटल को भी, हमें ध्यान देना पड़ेगा इंफ्रा को भी। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, ठीक है? तो समृद्धि और विकास में अंतर हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी एक से काम नहीं चलने वाला। एक बात याद रखना, इसे जो ये अपने अमरसेन वाला मॉडल है, इसे हम केरल मॉडल भी कहते हैं, इसे हम केरल मॉडल भी कहते हैं, इसे हम गुजरात मॉडल भी कहते हैं, इसे हम मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, और इसे हम वर्तमान मोदी मॉडल कह सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है? ये अब बात आती है कि आर्थिक समृद्धि, जो समृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसके कारक में आप पहले देख लो। कारक मतलब फैक्टर्स दो होते हैं, दो तरह के हैं, ठीक है? एक तो है आर्थिक कारक मतलब इकोनॉमिक फैक्टर, और दूसरा है गैर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में 5 चीजें हैं, 5 नहीं 7 कह सकते हैं, ठीक है? गैर आर्थिक कारक में पहले 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक होगा सामाजिक और एक होगा राजनीतिक। एक तो है सोशल, एक है पॉलिटिकल। गैर आर्थिक में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ठीक है? आर्थिक कारक में पहली चीज है कैपिटल। आर्थिक कारक में पहली चीज क्या है? पहली चीज है कैपिटल, पैसा। पहली चीज है पैसा, ठीक है? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत किस बात की पड़ती है? मनी। सबसे जरूरत पहले हमें पड़ती है रुपये। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करना हो, मान लो आपको कुछ भी करना है, लेकिन पहला प्रश्न ये आता है पैसा कहां से आएगा? कैपिटल। उसकी आवश्यकता आर्थिक कारक है, ठीक है? सेकंड इसकी जो चीज है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब प्रौद्योगिकी एवं विकास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ अलग करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ अलग करना है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे, जो लोग कर रहे हैं अगर आप भी वही करोगे, तो चीजें एक बड़ा बिजनेस में नहीं बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा, आप कॉमन हो जाओगे। मान लीजिए इंडस्ट्री कैसे बड़ी बनी? रिसर्च हुआ तभी। पहले लोग एक पेटी लेके चलते थे छोटी सी, फिर किसी के दिमाग में आया नहीं झोला, बोरा, फिर दिमाग में आया अरे नहीं यार बैग टाइप का कुछ, उसके बाद किसी के दिमाग में आया, लोगों ने पहिए लगा दिए, चीजें बड़ी बनी। आज बैग की बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फोन, पहले फोन में हम क्या कर सकते थे? एक मैसेज कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। आज भी मोस्टली तो यही होता है, मैसेज कॉल। लेकिन अब फोन में उसके साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, आप वीडियो बना रहे हो, आप
मीटिंग्स हो जाती हैं फोन पे बहुत सारी, इंटरनेट का यूज हो रहा है, तभी हो रही है चीजें। आज मोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर बन गया। पहले क्या था, कॉल करिए, मैसेज करिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कुछ मेरे ख्याल से होता नहीं था फोन से। लेकिन अब लगभग आप जो सोचते हो वो सब फोन से हो सकता है। आपको पढ़ना है फोन से हो रहा है, आपको बात करनी है हो ही रहा है, आपको वीडियो कॉल करना है वो हो रहा है, आपको मीटिंग करनी है वो हो रहा है, आपको नेट पे को सर्च करना है वो हो रहा है। हर एक चीज लगभग आपके फोन में हो सकती है, लगभग। कैसे बनी बड़ी इंडस्ट्री? ऐसे ही बनी। पहले छोटा फोन, उसमें 2 सुविधाएं, अब चीजें बड़ी होंगी, इंडस्ट्री बड़ी होगी। तो आपको अगर इंडस्ट्री करना है, बिजनेस करना है, तो आपको उस मामले में, उस व्यवसाय में कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर आप भी वही काम करेंगे जो लोग कर रहे हैं, तो आप कॉमन बन के रह जाएंगे, छुप के रह जाएंगे, भेड़ चाल नहीं। इंडस्ट्री वैसी ही रहेगी, कुछ नया, कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री तब बड़ी होती है जब दिन ब दिन उसमें रिसर्च होते रहते हैं, इंडस्ट्री बड़ी होती हुई जाती है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? उद्यम वृत्ति। उद्यम वृत्ति मतलब कार्य करने की चाहत, बिजनेस करने की चाहत। बिजनेस को बड़ी कर सकता हूं मैं, बिजनेस करने की चाहत, रिस्क लेने की कैपेसिटी। जो रिस्क लेना चाहता हो कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे करना है। मान लो आपके पास पैसा बहुत सारा है, पैसा आपके पास है, ठीक है, रिसर्च भी है, कोई बंदा आगे आपके पास कह रहा है कि यार तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास रिसर्च से काम करता है, आप ही का मन नहीं है पैसा लगाने का, नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना, और डूब गया तो इस बात का डर, ये करना ही नहीं है, आलसी और कमर के। अब पैसा नहीं लगाओगे, कोई फायदा होगा नहीं। उद्यम वृत्ति का होना बहुत जरूरी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। तो एक तो अभी हुआ है रूपी, दूसरा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा था रिस्क लेने की कैपेसिटी। रिस्क मतलब किसका? ये एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम वृत्ति, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद संसाधन, और संसाधन में 2 चीजें, एक तो है मानव संसाधन और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन, आपके पास पैसा है, आपके पास रिसर्च है, आप करना भी चाहते हो, तो बिजनेस शुरू करने के लिए तो आदमी तो चाहिए होंगे ना, कुछ तो आदमी चाहिए होंगे काम करने के लिए। अगर वो आदमी नहीं है आपके पास, आपके पास मानव संसाधन नहीं है, देखो मानव संसाधन में सिर्फ ऐसी चीजें, ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें कुछ पता ना हो, स्किलफुल लोग होते हैं मानव संसाधन, जो आपके कार्य आ सके। आपके पास मानव संसाधन नहीं हुआ तो कौन करेगा काम फैक्ट्री में? आपके पास मानव संसाधन होना चाहिए। मानव संसाधन भी है, आपको प्राकृतिक चीजें आपको ना मिल रही हो, आपको जमीन ना मिल रही हो, लैंड ना मिल रहा हो, पानी की व्यवस्था वहां पे ना हो, तो कैसे चलेगा काम? या आधार को सुविधाएं ना मिल रही हो आपको, कैसे करोगे काम? कैसे चलेगा आपका व्यवसाय? तो ये सारी चीजें, तो संसाधन में आप कह सकते हैं रिसोर्स, अगला है रिसोर्स संसाधन। उसके बाद एक चीज आती है जिसे कहते हैं हम निवेश दर, ये अलग चीज है थोड़ा। निवेश दर, निवेश दर क्या है? निवेश दर देखो, निवेश दर है, मान लो कि मैं आपको देता हूं 500 रुपए, मैं आपको देता हूं 500 रुपए, आप खर्चीले हो, थोड़े से खर्चीले हो, ज्यादा वाले, आपने 400 रुपए निवेश उड़ा दिए, 400 रुपए उड़ा दिए, आप भी किसी को दोगे वो भी उड़ाएगा ही, वो भी निवेश ना करे। 400 रुपए आपने खर्चे कर दिए, चलो बेहतर है, आप मौज मस्ती वाले में खर्चे कर दिए आपने, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास बचा कितना? मैंने आपको दिया था 500, आपके पास बचा कितना? 100 रुपए। 400 रुपए तो आपने उड़ा दिए थे, माइनस 400, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया 100 रुपए। तो 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, मतलब एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनकम, सेविंग, 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से निवेश दर कितनी है? 500 रुपए के हिसाब से निकालो, आपकी मैथ अच्छी होगी। ये है, उसी में
एक दूसरा आदमी आता है, एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसने मैंने 500 रुपए दिया था, उसने 100 रुपए खर्चा किया। कितना? 100 रुपए खर्चा किया और 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया? अभी तो बता देते हैं थोड़ा। उसने 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 400 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग, ये ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है या ये ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है? कहां का निवेश दर ज्यादा होगा? कहां का निवेश दर ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से यहां का निवेश दर होगा 20% शायद, ऐसा कुछ। 20% यहाँ का निवेश दर है और यहाँ का निवेश दर 80। ठीक है, तो निवेश दर ज्यादा है, मतलब उस जगह का, उस देश का निवेश दर ज्यादा, लोग ज्यादा निवेश कर रहे हो, लोग ज्यादा निवेश कर रहे हो। लेकिन 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 निवेश दर ज्यादा कब होगा? तब यहाँ पे एक चीज आती है जिसका नाम है पूंजी निर्गम, पूंजी निर्गम अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, ये क्या बना है? ये क्या चीज है? पूंजी निर्गम अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये देख लेते हैं। मान लो कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस है जहां आप 100 रुपए लगा के 2 रुपए कमाते हो, 100 रुपए लगा के 2 रुपए कमाते हो, कितना बनेगा? 100 डिवाइड बाई 2, 50%, ऐसा कुछ जो भी हो। मैथ मेरी बहुत ठीक है यार, समझ देना उस वक्त। ठीक है, 100 रुपए लगा के आप 2 रुपए कमा रहे हो। अनुपात तो ज्यादा है ना, कितने का अनुपात आप देख रहे होंगे। लेकिन एक तरीका है, अगर आप 100 रुपए लगाओ और 50 रुपए कमाओ तो अनुपात ज्यादा होगा कम? यहां पे अनुपात ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा? अनुपात यहां पे ज्यादा होगा। 100 रुपए लगा के 2 रुपए कमाना या 100 रुपए लगा के 50 रुपए कमाना। देखो, अगर आपको कोई बिजनेस बताए और आप 100 रुपए लगा के 2 रुपए कमा रहे हो तो आप क्या बिजनेस करोगे? नहीं। लेकिन मैं आपको वो कहता हूं कि आप 100 रुपए लगाओ और 50 रुपए कमाओ, 100 रुपए लगाओ और 50 रुपए कमाओ, फिर क्या होगा? आप बिजनेस करोगे? बिल्कुल करोगे। मुनाफा ज्यादा है, मतलब COR, पूंजी कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो अनुपात है उसका कम होना जरूरी है। ठीक है, आप जितना पैसा लगा रहे हो उसे निकालने में कम वक्त लग रहा है और ज्यादा पैसा निकल रहा है। ठीक है, आप 100 रुपए लगा रहे हो, एक साल में आपका 100 रुपए लगाया तो 50 रुपए आप कमा रहे हो, निकल के आ रहा है। ठीक है, जो दोनों का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। अगर दोनों का डिफरेंस कम हुआ तो लोग क्या करेंगे? निवेश करेंगे, निवेश करेंगे। इसका डिफरेंस कम हुआ तो ये ऊंचा हो जाएगा, इसका डिफरेंस कम हुआ तो ये ऊंचा हो जाएगा। अगर आपका COR कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा तो इन्वेस्टमेंट रेट IR बढ़ जाएगा, ये बात याद रखना। अगर कम पैसा लगा के लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाएगा, उस वक्त इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका COR कम है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट रेट, आपका निवेश दर बढ़ जाएगा। तो ये भी दर, रेशियो। यहां पे एक पांचवी चीज आती है रेशियो, मतलब जो इकोनॉमिक कारण है, इकोनॉमिक कारण है, आर्थिक समृद्धि के इकोनॉमिक कारण है, उन्हें हम कह सकते हैं 5R। रुपीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिस्क, रिसोर्स एंड रेशियो। रुपीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिस्क, रिसोर्स एंड रेशियो। रुपीज कैपिटल, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी एंड विकास, उद्यम वृद्धि, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब रिस्क लेने की क्षमता, संसाधन में दोनों, रिसोर्स में दोनों, मानव भी प्राकृतिक भी, और रेशियो में निवेश दर भी और कोर भी, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी। क्लियर? तो आज भी हमने क्या क्या देखा, क्या डिफरेंस होता है समृद्धि में और ग्रोथ में?
ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ में फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक कारक अभी फिलहाल देखे हमने, इकोनॉमिक कारक हमने देखे हैं। अब आएगा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, गैर आर्थिक कारक। अब क्या है, गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक में, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में दो चीजें थी, एक था सामाजिक, सोशल और दूसरा था पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक। एक था सामाजिक और दूसरा था राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक में आप पहली चीज लिखिएगा सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य ये पहली चीज है। ठीक है, उसके बाद जाति प्रथा कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं क्लियर करूंगा अभी धीरे धीरे। संयुक्त परिवार, संस्थाएं पास की किसी भी जगह की। सामाजिक मूल्य मतलब जो समाज हो वहां पे, जो समाज हो वहां पे वो व्यवसाय को, बिजनेस को सपोर्ट करता हो, व्यवसाय को, बिजनेस को सपोर्ट करता हो। सामाजिक मूल्य उसके अच्छे हैं। आप बिजनेस खड़ी करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए सामान रख के थोड़ा हटे नहीं की चीजें गायब, ऐसा सामाजिक मूल्य ना हो, अच्छे सामाजिक मूल्य। पैसा बैंक में मिला है तो उसे लौटाना भी है, ये भी लोगों को पता हो, अच्छे सामाजिक मूल्य। दूसरा जाति प्रथा, लोगों में भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं बैठूंगा, वो मेरा सीनियर बन गया, उसके नीचे मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय तभी चलेगा जब दोनों को साथ में एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। एकता होनी चाहिए लोगों में, क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो जाति प्रथा कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। ठीक है, सामाजिक मूल्य अच्छे होने चाहिए, जाति प्रथा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त परिवार, जहां तक मैं संयुक्त परिवार को समझाऊं, एक इंसान है ए, एक है बी, एक की बीवी है सी, इसकी बीवी है डी, इनके माता फादर, ठीक है, माता फादर है क और ख, मान लो इनका एक बच्चा है ई, इनका बच्चा है एफ। अगर ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये किसी एक की तरफ हो, ये किसी एक की तरफ हो, ऐसा कुछ हो, तो दोनों एक की तरफ हो, किसी एक की तरफ, और ये अलग अलग है, तो इनके घर में एक बच्चा है, इसको कमाने के लिए कोई तो घर पे चाहिए, उधर को इनको कमाने के लिए कोई तो चाहिए। ये घर पे रुकेंगी, ये अकेला कमाएगा। यहाँ भी वही होगा, अकेले घर पे रुकेंगे, अकेला कमाएगा। लेकिन अगर ये संयुक्त परिवार हो जाए तो इन बच्चों को बुजुर्ग लोग आराम से अपने घर पे रहेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, मस्ती करेंगे, संभालेंगे, देखेंगे, और ये चारों लोग काम कर सकते हैं एक साथ। वरना किसी एक को रोक देंगे, ये तीन लोग काम करेंगे, या इनको रोक देंगे, ये तीन लोग काम करेंगे। लेकिन जहां एक बंदा इस फैमिली में, एक बंदा इस फैमिली में, दो लोग काम कर रहे थे, कम से कम तीन लोग तो काम कर पाएंगे अगर स्किलफुल हुए तो, कम से कम। अदरवाइज अगर इन बच्चों को बड़े बुजुर्ग संभाल रहे हैं तो चारों लोग काम करेंगे। दो से तो ज्यादा हुआ ना, दो से तो ज्यादा हुआ ना, सो आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो संयुक्त परिवार इस तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। संस्थाएं कैसे प्रभावित करती हैं? मान लो आप कहीं गए, आपको फैक्ट्री लगानी है, आप वहाँ के लोकल संस्थाओं से कुछ भी वहाँ पे चल रहा है और वो ही आपको नहीं चलने दे रहे आपका काम, तो लोकल बॉडीज वहाँ की वो सपोर्टिव होनी चाहिए, पूर्ववादी सोच के ना हो, व्यवसाय को, बिजनेस को साथ लेके चलने वाली हो, ये होना चाहिए। अब आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में पहला है राजनैतिक प्रभुता। राजनैतिक प्रभुता, आपकी जो सरकार है वो प्रभुता मतलब एम्पावर हो, ताकतवर हो। ऐसी सरकार ना हो कि जिसने, ठीक है, बिजनेस करने के लिए आपको बुला तो लिया, लेकिन दंगे होंगे तो उन्हें शांत न करवा पाए। अगर लोकल बॉडीज परेशान कर रही हैं या कुछ अराजक तत्व है तो उनको शांत न करवा पाए। जमीन, हमें बिजनेस शुरू करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, मतलब फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री लगानी है उसके लिए जमीन चाहिए,
जमीन ही प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो कैसे बनेगा काम? नहीं बन पाएगा। तो राजनीतिक प्रभुता होना जरूरी है। दूसरी है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता, ऐसा ना हो कि बार बार सरकार बदले। ये सरकार आ रही है, कुछ नीतियां हैं, वो सरकार आ रही है, उसकी कुछ अलग नीतियां हैं। दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं। ऐसा हुआ तो कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी वहां काम कैसे करेगा? व्यापारी को चाहिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला देश, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला क्षेत्र, जहां कारोबार की सुगमता हो, जहां कारोबार की सुगमता हो, उसके पास पैसे हो, उसके पास स्किलफुल लेबर हो, उसके पास प्राकृतिक चीजें भी उसे चलो मिल ही जाए, कोई बात नहीं, आसानी से अगर उसे मिल जाए, उसका मन भी है काम करने का, देश का चलो ठीक है यार, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी ठीक है, उसे लगता है कि हाँ निकल जाएगा, लगता है निवेश कर दूंगा तो हो जाएगा, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल जो पार्टियां वहां पे वो एम्पावर नहीं है, मतलब सरकार एम्पावर नहीं है सही तरीके से, तो कैसे काम बनेगा? प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। सरकार स्थिर होनी चाहिए, एम्पावर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा प्रशासन की कुशलता। प्रशासन की कुशलता, जो हमारा प्रशासन है वो कुशल है, वो कुशल है। ऐसा ना उन्हें समय समय पर आज के जमाने वाली ट्रेनिंग उन्हें दी जाए। ऐसा नहीं है कि आज के 50 साल पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है, अब ठीक है अभी चल रहे हैं, 20 साल 30 साल पहले मतलब ज्वाइनिंग हुई है, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उन्हें आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में नॉलेज ना हो, उसके बारे में उन्हें नॉलेज हो, ताकि वो आज की जो प्राइवेट सेक्टर, जो आज की जनरेशन आ रही है, उसके साथ हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिला के चल सके, आगे बढ़ सके। प्रशासन हमारा कुशल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। कुशल होगा तो फास्ट होगा ही, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां, पॉलिसीज, जो वो नीतियां बना रही हैं वो ज्यादा ऊपर खाबड़ ना। आपने एक बात सुनी होगी, भारत बीएस के बारे में सुना है, भारत मानक, भारत स्टैंडर्ड, गाड़ियों के बारे में आता था, BS3 सुना होगा आपने, BS3, फिर BS4, उसके बाद हम सीधे आ गए BS6 पे। BS5 पे क्यों नहीं गए, इस पे हम बात करेंगे जब फर्स्ट स्टेप पे आएंगे तब, वैसे थोड़ा सा जान लीजिए आप। BS5 और BS6 में ज्यादा कुछ अंतर था नहीं, और भारत स्टैंडर्ड एक मानक है, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मानक है, भारत मानक है, जिसके तहत गाड़ियां देखी जाती है, बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसे भी छोड़िए कि BS5 पे हम क्यों नहीं आए, उसको हम करेंगे बात फिलहाल, अभी वो फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे। अभी यहाँ पे जानिए आप, एक टाइम था जब गाड़ियां BS3 की आ रही थी, अचानक सरकार ने बोला चलो ठीक है, आज के बाद, इस डेट के बाद BS3 नहीं बिकेगी, और क्या बिकेगा, BS4 बिकेगा। क्या बिकेगा, BS4 बिकेगा, ये कह दिया उन्होंने। और उसी के जब तक कंपनियां, देखो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन्हें इंफ्रा चेंज करना पड़ा, उसके लिए अपना पूरा तरीका बदलना पड़ा। उन्होंने बोला कि ये गाड़ियां नहीं बिकेंगी, तो उन्हें उस गाड़ियों का मॉडल चेंज करना पड़ा, काफी सारी चीजें उन्हें बदलनी पड़ी, और इसमें लगा वक्त। और जब तक ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तब तक सरकार ने बोला अब आज से ये नहीं बिकेंगी और ये बिकेंगी, आज से BS3 नहीं बिकेंगी और BS4 नहीं बिकेगी, BS6 बिकेगी। तो ऐसे में कंपनियों को परेशानी होगी, और फिर वो चेंज करें अपना सब कुछ। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो थोड़ी दूरदर्शी हो, अच्छी हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक समृद्धि को। आर्थिक समृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा, हो सकता है आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं। और इतनी ही बात है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में बोलें, क्लास कैसी लगी प्लीज़ वो कमेंट में बोलें, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ आप बोलें, प्लीज़ बोलें, कमेंट में बोलें,
फिलहाल एक प्रश्न बोल रहा हूँ, आप वो लिखिए। और महर्षि IAS एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे करिए, वरना एक काम करिए, मेरा जीमेल आप लिख लीजिए, उस जीमेल पे आप मुझे भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस। मेरा जीमेल है FANYOSHYADAP संयोश यादव 26196@gmail.com, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 9450060283। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। चीज़ें जहाँ तक मुझे पता हुआ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी चीज़ें सॉल्व कर सकूं, ओके। और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे चाहे इस नंबर पे कॉल करें, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करते ज़्यादा बेटर है, शायद मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँ, कहीं बिजी हुआ तो, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं देर से देर आंसर जरूर दूंगा उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आप फिलहाल लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था के विकास से क्या अभिप्राय है? किसी अर्थव्यवस्था के विकास से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? दूसरा है, आर्थिक समृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। आर्थिक समृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। और एक प्रश्न मैं पहले बोल चुका हूं, एक प्रश्न बोल चुका हूं, और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि 2018-19 में आया था, कैपिटल पे और सोशल कैपिटल पे और इंफ्रा पे, मनमोहन जी ने जो आर्टिकल लिखा था उसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो आप देख लीजिए एक बार। किसी देश के संदर्भ में, किसी देश के संदर्भ में निम्न में से किस वाक्य या भाग को सामाजिक पूंजी के तहत रख सकते हैं? सामाजिक पूंजी के तहत रख सकते हैं। पहला है, जनसंख्या में शिक्षित लोगों का अनुपात, इमारतें और संरचनाएं, मशीन का भंडारण, जनसंख्या में काम करने वाले वर्ग आयु वाले लोगों का अनुपात, लोगों का आपस में विश्वास और सद्भावना, ठीक है। तो इसका चौथा वाला सही होगा, लोगों का आपस में विश्वास और सद्भावना। यूपीएससी ने भी इसको सही माना है फिलहाल। तो अमर्त्य सेन वाला मॉडल याद रखिएगा, केरल वाला मॉडल, और बाकी भगवती जी वाला और ये वाला मॉडल मैंने आपको बता ही दिया है। और प्लीज़ यार, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ 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 एक बार बताइएगा, ठीक है। चलो, नमस्कार।